चलो कंडक्टर्स पार्ट 2। पहले हमने कंडक्टर्स में जो बात की वो हमने बात की सॉलिड कंडक्टर है, कंप्लीटली सॉलिड। और सॉलिड को जब हम चार्ज दे रहे थे तो चार्ज कुछ सरफेस पे आ रहा था, अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, चार्ज नेट नहीं है और पोटेंशियल कांस्टेंट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ आई थी और इलेक्ट्रिक फील्ड आया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और सिग्मा 1/r के प्रोपोर्शनल था। शार्प कॉर्नर पे सिग्मा ज़्यादा आया था और रेडियली जो आउटवर्ड प्रेशर क्रिएट हुआ था इसकी वजह से वो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, चार्जेस इस तरह अरेंज हुए थे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसी को अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कंडक्टर विथ कैविटी, अगर इसमें कोई कैविटी होती तो ये कुछ कंडक्टर इस तरह है, देयर इज अ कैविटी इन इट। अब हमने इसको चार्ज दिया तो पहले तो ये समझिए ये चार्ज जो आएगा वो आउटर सरफेस पे आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आउटर सरफेस पे आता, ये समझना बिल्कुल आसान था कि आउटर सरफेस पे आएगा। क्यों? हमने कहा कि अगर क्योंकि चूंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, हर उस जगह जहां कंडक्टर है वहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव करके उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दे रहे हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, गॉसियन सरफेस बनाई तो Q इनसाइड जीरो होगा। लेकिन यहां ये तो समझ में आता है कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये कैसे बता? ये तो कैविटी है, एयर है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं थी, चार्ज दिया है तो कहीं तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां नहीं थी। लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है कि नहीं, हमें यह सोचना पड़ेगा। ठीक है, और तभी हम ये पता कर पाएंगे कि ये जो चार्ज है वो फ्री सरफेस पे आएगा, यहां नहीं हो सकता, गॉस लॉ के हिसाब से गड़बड़ हो गया। लेकिन वो चार्ज यहां तो हो सकता है और शायद यहां भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कहां होगा। तो हमने जो चार्ज दिया पहले ये पता करते हैं क्या वो इनर सरफेस पे आ सकता है। पहला पॉइंट ये, तो हमने जो चार्ज दिया मान लीजिए ये हो सकता है यहां आ जाता, कुछ यहां आ जाए, कुछ यहां आ जाए। कंडक्टर की बॉडी में नहीं आ सकता, अंदर और बाहर आ सकता था। अगर ये ऐसा आ गया तो इसमें क्या दिक्कत है, समझते हैं। तो अगर मैंने ये गॉसियन सरफेस ले ली, ये गॉसियन सरफेस, तो अब इमेजिन करिए कि इस गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट इस कंडक्टर की बॉडी में है, तो एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स जीरो है, तो Q इनसाइड जीरो, और Q इनसाइड जीरो है, इसका मतलब इस सरफेस पे नेट चार्ज नहीं आ सकता, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। तो ये तो समझ में आ गया, जो चार्ज आएगा वो आउटर बाउंड्री पे आएगा, इस बाउंड्री पे। लेकिन चार्ज नहीं हो सकता इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, क्योंकि यहां तो समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्योंकि कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए, लेकिन यहां तो इलेक्ट्रॉन नहीं थे। अब हमें यह जस्टिफाई करना है। हाँ, एक और बात ध्यान दीजिएगा, यहां मैं कह रहा हूं Q इनसाइड जीरो है, ये पता चला, लेकिन ये नहीं पता चला, हो सकता है आधे में प्लस आ जाए, आधे में माइनस आ जाए, ये भी तो हो सकता था। अगर ऐसा हुआ, मान लो ऐसा हो गया, आधे में माइनस आधे में प्लस, तो Q इनसाइड तो अब भी जीरो है। ठीक है, तो हो सकता है कुछ प्लस और कुछ माइनस आ जाए। तो अब हम ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि एक्चुअली अंदर क्या होने वाला है। तो समझिए, अगर कुछ में प्लस और कुछ में माइनस आ गए, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई। ठीक, तो अब मैं ये प्रूव करने वाला हूं कि यहां जो है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। मतलब अगर इफ देयर इज नो चार्ज इनसाइड कैविटी, प्लेस्ड इनसाइड कैविटी, इनसाइड कैविटी, तो दो पॉइंट आएंगे, इनर सरफेस मतलब कैविटी सरफेस,
doesn't contain any induced charge। पहला पॉइंट ये है। और दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज ऑल्सो जीरो। समझिएगा, ये ऑब्वियस नहीं है, ये प्रूव करना पड़ेगा। ये ऑब्वियस नहीं है कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ये ऑब्वियस था, लेकिन यहां पे हमें इट इज येट टू बी प्रूवन। हमें यह भी प्रूव करना है कि अंदर कोई चार्ज नहीं आएगा, इवन प्लस और माइनस के पेयर भी नहीं इस केस में। तो अब देखिए मैं इसको प्रूव कैसे कर रहा हूं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है इसको प्रूव करना। ये प्रूव हम करेंगे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से। अब देखिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का जीरो, मतलब पोटेंशियल पक्का कांस्टेंट। थ्रू आउट द बॉडी ऑफ कंडक्टर पोटेंशियल कांस्टेंट है, इस पूरी बॉडी में पोटेंशियल कांस्टेंट है। अब मैं मान रहा हूं कि मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ जाती, मान लो कोई, जैसे यहां प्लस आ जाता, यहां माइनस आ जाता, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ जाती। मान लो कोई एक लाइन आ जाती ऐसी, तो इसमें एक दिक्कत हो जाती। अगर ये लाइन ऐसी आ गई तो अलोंग द लाइन हमें पता है पोटेंशियल बदलता है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर v है तो इसका पोटेंशियल गिर के v से कुछ कम हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट बोथ आर पार्ट ऑफ कंडक्टर, और कंडक्टर पूरा इक्विपोटेंशियल होगा। या आप इस रास्ते से आइए, इस रास्ते आते तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलता, तो वर्क डन तो हुआ नहीं। तो इस रास्ते से पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आया, इस रास्ते से पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस तो किसी भी पाथ से नहीं आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ जाती तो इस पर लगातार पोटेंशियल गिर रहा है और पोटेंशियल कम हो जाता। हो सकता है लाइन अगर आपने ऐसी बनाई तो फिर यहां से यहां आने में पोटेंशियल बढ़ रहा है। अब आप इसकी जगह ये जस्टिफिकेशन दें कि आधे में लाइन ऐसी हो, आधे में लाइन ऐसी हो, तो यहां से यहां जाने पे पोटेंशियल बढ़ता, फिर पोटेंशियल गिर जाता और वापस से हम उसी पोटेंशियल पे आ जाते। लेकिन ऐसा होने के लिए लाइन को टूटना पड़ेगा, और लाइन कब टूटती है? जब चार्ज लोकेटेड होता है। लेकिन कैविटी में तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो ये लाइन अपनी डायरेक्शन अचानक नहीं बदल सकती। लाइन होती तो कंटिन्यूअस ही होगी, या तो वो कंटिन्यूअस ऐसी या कंटिन्यूअस ऐसी। बीच में लाइन ब्रेक नहीं कर सकती क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है। और चूंकि लाइन ब्रेक नहीं कर सकती तो या तो पोटेंशियल हमेशा घटेगा या पोटेंशियल बढ़ेगा, जबकि पोटेंशियल वापस से वही हो जाना चाहिए। और ये कंट्राडिक्शन से हमने ये कहा कि कोई लाइन यहां भी मौजूद नहीं होगी, मतलब यहां तो मौजूद है ही नहीं, लाइंस यहां भी नहीं। और शायद आपको हिंट मिली होगी कि अगर यहां कोई चार्ज होता तो लाइन अंदर हो सकती थी। तो फिलहाल ठीक है, ये कंट्राडिक्शन है, क्योंकि एक इस पाथ से गए, एक इस पाथ से गए, इससे आंसर जीरो आया तो इससे भी जीरो आना चाहिए। जीरो आने की एक ही वजह है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, और चूंकि ये लाइंस ही मौजूद नहीं है, मतलब यहां प्लस और यहां माइनस मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर चार्जेस मौजूद होते तो लाइन जरूर मौजूद होती। मतलब दरअसल ना तो अंदर कोई चार्ज आया है, ना अंदर कोई लाइंस आई है। ठीक, जो भी चार्ज हमने दिया है वो आउटर सरफेस पे ही आया है। अब सेकंड और इंटरेस्टिंग, तो जो भी हमने क्यू दिया वो क्यू आउटर सरफेस पे आया, तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा बना। जो भी हमने इसको चार्ज क्यू दिया वो सिर्फ आउटर सरफेस पे आया, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी जीरो। चलो, इफ देयर इज सम चार्ज प्लेस्ड इन कैविटी, अगर कोई कैविटी में चार्ज होता तो क्या अंतर आता? अब जरा समझिए कि मैंने इस पे चार्ज रखा Q, इसको चार्ज दिया Q, तो अब समझते हैं कि इनर सरफेस पे कितना आता। तो बिल्कुल आसान सा, ध्यान दीजिएगा, मैं ये गॉसियन सरफेस चुन लूं। अब इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे जीरो है, और हर पॉइंट पे जीरो है, तो इस सरफेस के लिए
Q इनक्लोज्ड 0 होगा और नेट Q 0 होगा, लेकिन इसके अंदर तो प्लस Q है और नेट Q 0 होने का तो एक ही तरीका है कि यहां पे माइनस Q आ जाए। मतलब पक्का यहां पे एक माइनस Q अंदर आ गया है और प्लस और माइनस, अब इस गॉसियन सरफेस के लिए आंसर 0 है। और अगर ये Q है, ये माइनस Q है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से सरफेस के अंदर माइनस Q आया है तो सरफेस के बाहर प्लस Q आएगा, और एक जो मैंने Q दे रखा है कैपिटल, वो भी सरफेस के बाहर ही आएगा। तो सरफेस के बाहर चार्ज हमारा आ गया Q प्लस Q। मतलब अब हमारा फिगर कुछ ये ऐसे बना कि इसको हमने Q दिया था, एक Q इधर रखा था, तो इस पे एक माइनस पैदा हो गया और कितना, वो तो माइनस Q है, एक इस पे बाहर आ गया और वो कितना है, Q प्लस Q। आउटर सरफेस पे Q प्लस Q, और कैसे, आखिरकार टोटल कंडक्टर पे Q था, यहां माइनस Q आया है तो प्लस Q कहीं ना कहीं आया होगा। मींस इनडायरेक्टली ऐसा हुआ कि ये प्लस Q सरफेस पे पहुंच गया, इनडायरेक्टली ये प्लस Q इस सरफेस पे पहुंच गया है। ठीक है, और चूंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो फील्ड लाइन अंदर है, अंदर फील्ड लाइन मौजूद है और नो डाउट परपेंडिकुलर होंगी, किस पे, सरफेस पे, और बाहर तो फील्ड लाइन होनी है। तो ये कुछ ऐसे बनेगा। तो अब इसमें पहला पॉइंट, इनर सरफेस हैज इंड्यूस्ड चार्ज माइनस Q इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चार्ज केप्ट इन कैविटी इनसाइड कैविटी, पहला पॉइंट। और दूसरा, जगह खत्म हो गई, यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां फील्ड लाइन आ गई है, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस भी आ गया है। मींस कैविटी के अंदर लाइंस आ सकती हैं, लेकिन किसकी वजह से, जो कैविटी के अंदर चार्ज रखा है उसकी वजह से। तो उम्मीद है ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि अगर कैविटी होगी तो क्या अंतर आएगा। अगला डिस्कशन है कि इसी को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं और बाहर अगर कोई पॉइंट चार्ज रखा होता, कैविटी के अंदर रखा है वो तो हमने देख लिया, अब अगर बाहर रखा होता तो अंतर क्या आता, ये समझते हैं। अब समझिए कि ये अभी भी सही है कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल कांस्टेंट है। क्लियर? क्योंकि इसको इससे लेना देना नहीं कि बाहर चार्जेस हैं कि नहीं, बाहर चार्जेस होंगे, ये तब भी रीअरेंज होकर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बना देगा। और चूंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है तो यहां अगर अंदर कोई चार्ज नहीं रखा है तो यहां से यहां लाइन मौजूद नहीं हो सकती। कैविटी अगर चार्ज से फ्री है तो ये स्टेटमेंट अभी भी सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी 0 है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कब, जब यहां चार्ज मौजूद होगा। और वजह कंट्राडिक्शन से कि अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती तो ऐसी होती, और हम उसी पोटेंशियल से उसी पोटेंशियल पे आने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना पड़ेगा। तो एनीवे मींस बाहर कोई चार्ज रखा है तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मींस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है irrespective of presence of some external charge, even some charge given to conductor as well। चाहे मैं कंडक्टर को चार्ज दूं, चाहे एक्सटर्नल चार्ज प्रेजेंट रखूं, ठीक है, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आने वाला, क्योंकि आ जाता तो कंट्राडिक्शन हो जाता। ठीक, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जरूरी नहीं कैविटी का शेप कुछ भी हो सकता है। ये प्लस क्यू है, तो इस प्लस क्यू की वजह से इसकी आउटर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होगा माइनस, यहां प्लस। ध्यान देने वाली बात कि यहां कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कैविटी में कोई चार्ज नहीं है, तो इवन यहां चार्ज ही नहीं आएगा। और आ जाता तो कंट्राडिक्शन हो जाता। देखें,
इसमें समझने का तरीका बड़ा आसान सा होता है कि आप करके देख लो। मान लो चार्ज आ गया, मान लो यहां नेगेटिव आ गया, अब आप ये चार्ज रखते, लेकिन इस पूरे हिस्से में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ये गॉसियन सरफेस लेता तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और चार्ज नेट नॉन जीरो आ गया। अब आपने कहा हो सकता है इस पे आधे में प्लस आधे में माइनस आ जाए, तो मान लो आधे में प्लस और आधे में माइनस आते तो फ्लक्स अब भी जीरो है, लेकिन अब फील्ड लाइन आती, और फील्ड लाइन आती तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल बदल जाता, क्योंकि ये लाइन तो एक ही डायरेक्शन में बनेगी और पोटेंशियल बदल जाता, जबकि दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। क्यों? इस पाथ से जाते तो पोटेंशियल सेम मिलता। तो इससे हमें पता चला कि इस चार्ज की वजह से ना तो अंदर कोई इंड्यूस चार्ज पैदा हो रहा है, ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो हम इसको कैसे कहते हैं कि दरअसल इस हिस्से को कोई मतलब ही नहीं कि यहां कोई चार्ज रखा था, मतलब इसकी फील्ड लाइन यहां तक पहुंच ही नहीं पाई। चार्ज इंड्यूस कब होता है? जब कोई एक्सटर्नल फील्ड लाइन आती है। जैसे इसमें अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते तो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करता, पॉजिटिव ये बना देता, तो इस फील्ड लाइन की वजह से चार्ज इंड्यूस हो जाता। लेकिन इसकी फील्ड लाइन यहां तक पहुंची ही नहीं, इसने पहले ही उनको शील्ड कर लिया। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी? ऐसे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, और यहां से परपेंडिकुलर बाहर निकलेंगी, ये कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है, ऐसे अंदर आएंगी, ये कुछ ऐसा बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इस पॉइंट पे भी जीरो, इस पॉइंट पे भी जीरो, ए पे भी जीरो, बी पे भी जीरो, ई नेट एट ए जीरो है, एट बी जीरो है, और पोटेंशियल पूरे रीजन में कांस्टेंट है। और ऐसा तभी हुआ होगा जब इस चार्ज के असर को किसी ने काटा होगा, और किसने काटा है? आउटर शेल ने। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए पे अगर मैं बात करूं तो ए पे दो फील्ड है, ए पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू है, इस क्यू का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटर शेल है। ये दोनों आपस में कट गए, तो इस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, आउटर शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल आउट हो गए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसी चार्ज को थोड़ा पास लाता, इसी चार्ज को अगर मैं पास ले आऊं तो क्या होगा? और ज्यादा नेगेटिव यहां पैदा हो जाएगा, और इंड्यूस हो जाएगा यहां, और तो फील्ड लाइन कुछ पास पास आ जाएंगी। ये कुछ ऐसी लाइंस बनेंगी, लेकिन अब भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अब भी यहां जीरो है। तो जो ही ये चार्ज पास आ रहा है, ये नए चार्जेस इस पे पैदा हो गए, प्लस और माइनस इंड्यूस हो गए, और उसने इसके असर को काट दिया। ठीक है, इवन में एक और चार्ज यहां रख देता तो उसको काटने के लिए इन सरफेसेस पे चार्जेस पैदा होते और वो इसके असर को काट देते। तो वॉट एवर बी द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, or if there are some external charges, the charge on outer surface of conductor will rearrange itself so as to nullify the electric field inside the shell। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यहां जीरो नहीं हो रहा है, वो यहां भी जीरो हुआ है, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कि इनसाइड द कैविटी ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ऑब्वियसली इफ द कैविटी डज नॉट कंटेन सम चार्ज। कैविटी के अंदर खुद का कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और यही हमारा एक तरह से फैराडे केज है। फैराडे केज यही है कि किसी कंडक्टर के अंदर अगर कोई चीज रख दी जाए तो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब कि हालांकि थोड़ा सा फैराडे केज डिफरेंट है कंडक्टर से, ये केज है। मतलब इसमें क्या हुआ कि कंटिन्यूअस मेटल नहीं है, मेटल का एक केज बना रखा है और मेटल की ऐसी लाइंस है, इसमें भी अच्छा खासा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, जैसे यहां चार्ज Q है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर काफी कम आएगा। ये पूरी तरह से शील्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन काफी कम इलेक्ट्रिक फील्ड को कर देगा। ठीक है,
तो जैसे यहां लाइटनिंग हुई और लाइटनिंग इस पे हुई तो उसका असर अंदर नहीं आएगा चार्जेस का, ठीक है, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेफ रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि थंडर स्टॉर्म अगर हुआ और आप किसी कार के अंदर हैं तो ये लाइटनिंग हो रही है, तो कार के अंदर रहने में ज्यादा फायदा है बाहर निकलने के मुकाबले, क्योंकि कार मेटेलिक है, ये मेटेलिक है, तो ये केज की तरह काम करेगा, फैराडे केज की तरह, और ये अंदर शील्ड कर लेगा बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से। हाँ, इससे शील्ड नहीं कर पाएगा कि ये लाइट इतनी ज्यादा एनर्जी आई कि ये मेल्ट हो गया, तो उसकी गर्मी से आपको नहीं बचा पाएगा। हाँ, ये सिर्फ किससे बचा रहा है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्जेस पैदा होते या इंड्यूस होते वो नहीं हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के असर से या शॉक से बचाया है, ठीक है, बाकी डैमेज से नहीं बचाया है। नहीं तो आप सोचो कि जहां बिजली गिरेगी हम वहां कार लेके चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक से बचा सकता है, बाकी डैमेज से नहीं बचा पाएगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग था कि अगर कैविटी में कोई चार्ज नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ पाएगा। और शील्ड कौन कर रहा है? इस हिस्से की शील्डिंग की जिम्मेदारी इस आउटर सरफेस की है। आउटर सरफेस ने इस चार्ज से इस हिस्से को बचा लिया, ठीक। और इसी में अगर अंदर कोई चार्ज मौजूद होता, अगर कैविटी में कोई चार्ज मौजूद होता तो फील्ड लाइन कैसी बनती? ये Q1 है, ये Q, और इस पर कुछ दे दो, मान लो Q2, कंडक्टर पे Q2 दिया, तो पहले तो समझिए फील्ड लाइन बनेगी, सॉरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। इस पे गारंटीड माइनस Q1, ठीक है, गॉस लॉ, तभी इसमें गॉस लॉ सेटिस्फाई करेगा। लेकिन इस पे माइनस Q1 आया तो इस पे Q1 आया और Q2 भी आया, तो इस पे टोटल Q1 प्लस Q2 टोटल। लेकिन अंडरस्टूड ये नॉन यूनिफॉर्म है इसकी वजह से, इसकी वजह से ये Q1 प्लस Q2 यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म होगा। मतलब शायद इधर ज़्यादा प्लस आए, इधर कम प्लस आए, इवन माइनस आ जाए, कुछ भी हो सकता है। नेट Q1 प्लस Q2 रहेगा, ठीक है। और फील्ड लाइन तो ये परपेंडिकुलर बना दो, ये फील्ड लाइन होगी, अंदर भी फील्ड लाइन होगी प्लस Q से निकलती हुई और इस पर खत्म होते हुए। ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री पे गिर रही होंगी, टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं आ सकता। ये हमारा, तो यहां पे इससे शील्ड नहीं हुआ है, मतलब शील्डिंग तो हुई है, इसकी वजह से शील्डिंग हो गई है, लेकिन खुद की वजह से जो कैविटी के अंदर ही चार्ज है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा गॉस लॉ जस्टिफाई हो रहा है पूरा हर जगह। तो उम्मीद है शील्डिंग समझ में आ गई होगी कि शील्डिंग का मीनिंग क्या है और फैराडे केज क्या होता है। फैराडे केज कुछ और नहीं, सिंपली एक कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टर, उसके अंदर आप जो भी रखोगे बाहरी फील्ड उस तक नहीं पहुंचेगा। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट इसमें रह गया था। पॉइंट ये था कि ये चार्ज है, ये इस पे जो माइनस इंड्यूस हुआ, ठीक है, हमने कहा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो हमने कहा आउटर सरफेस ने, आउटर ने इसके असर को खत्म कर दिया, तो इसकी जो फील्ड लाइन आ रही थी और इस आउटर ने, दोनों ने आपस में एक दूसरे को उड़ा दिया और अंदर वाले हिस्से को सेव कर लिया और ये हिस्सा बच गया, ये हिस्सा, क्योंकि आउटर सरफेस ने इस Q को खत्म कर दिया। लेकिन अब जरा सोचिए, ये एक Q होता, इसकी फील्ड लाइन भी बाहर निकल रही है, इनकी फील्ड लाइन को भी तो कोई रोक रहा है, क्योंकि इसको दो जगह से सेव करना है, बाहर से भी अंदर से भी, तो बाहरी चार्ज को रोकने की जिम्मेदारी इसकी हो गई और अंदर वाले चार्ज को रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी हो गई। मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हुआ, ये जो लाइन इससे पैदा हुई है यहां आके ही खत्म हो गई। इसका मतलब ये चार्ज इस तरह रीअरेंज हुआ है, ये जो इनर सरफेस का है, ये S1 मान लो, ये S2 मान लो, तो अच्छे समझिएगा कि इंड्यूस चार्ज ऑन S2 बाहर की सरफेस का, ठीक है, कैंसिल्स आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q।
इनसाइड कंडक्टर बॉडी। पहला पॉइंट, जो S2 पे चार्ज पैदा हुए हैं उसका काम क्या है, इस Q की लाइंस को खत्म करना, तो इसने इन लाइन को अंदर जाने से रोक लिया। और जो इंड्यूस चार्जेस ऑन S1 कैंसल आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q इनसाइड कैविटी। ये फील करो, ये दरअसल टू वे शील्डिंग है। कैविटी से के अंदर से जो लाइंस पैदा हो रही थी ये यहीं टर्मिनेट हो गई, आगे तो नहीं गई। तो इस Q1 के असर को S1 ने काटा, इस कैपिटल Q के असर को S2 ने काटा, और ये हिस्सा हमारा बच गया, क्योंकि टारगेट हमारा क्या था, कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना आए। तो उम्मीद है समझ गए होंगे, कैविटी से लड़ने का काम इनर सरफेस कर रही है, तो इसकी वजह से जो चार्ज इंड्यूस होंगे वो यहां होंगे और दोनों का असर खत्म हो जाएगा, लाइन इसके बाहर जाना बंद ही हो जाएंगी, और इस कैपिटल Q की वजह से S2 पे चार्जेस आएंगे और वो एक दूसरे को काट देंगे। तो शायद मैं जो तीसरा पॉइंट दे रहा हूं वो आपको समझ में आ जाए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन S2 डिपेंड्स ऑन Q अलोन। मतलब इस Q की वजह से ही इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। क्यों? अगर मैं Q दूर ले गया तो ये इंड्यूस कम आएगा, पास ले गए तो इंड्यूस का इफेक्ट ज्यादा आएगा। तो इस Q को आप बदलोगे तो इस सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा, ठीक है। और वो असर अंदर तक जा ही नहीं रहा है, तो इनको तो पता ही नहीं चल रहा है कि वहां Q रखा भी था। इनको तो बस ये है कि ये दोनों कट गए, अब इनको असर से पता ही नहीं, मतलब ही नहीं है कि इस पे कितना था, इस पे कितना था। तो इसका इफेक्ट अंदर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन S2 डिपेंड्स ऑन Q अलोन। इसका चार्ज इस पे डिपेंड कर रहा है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन S1 डिपेंड्स ऑन Q अलोन। इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है S1 पे, वो सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है। इसकी फील्ड लाइन यहां चार्ज बनाएंगी, इसकी फील्ड लाइन यहां चार्ज को रीअरेंज करेंगी, और इन दोनों का असर अंदर नहीं गया, इन दोनों का असर बाहर नहीं गया। बस सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो आराम से इत्मीनान से देखिएगा। मैं सीधे हमेशा ऐसे ही समझता हूं कि लाइंस एब्रप्टली खत्म हो गई, यहां एब्रप्टली लाइन खत्म हो गई मतलब इसका असर खत्म हो गया, यहां एब्रप्टली लाइन यहां खत्म हो गई मतलब इसका असर इसके बाहर खत्म हो गया, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले आप ट्राई करिए, आराम से टाइम लेके सोचिए, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो पॉज करिए वीडियो को, थोड़ा सोचिए, आपके जो भी आंसर आ रहे हैं, फिर मैं सॉल्यूशन दूंगा, फिर आप जस्टिफाई करिएगा अपने आंसर्स को। चलो, पहला क्वेश्चन था, चार्ज Q यहां है, डिस्टेंस D है, ये इस तरह है, E नेट एट O। अब O तो कंडक्टर के अंदर है, तो पहला तो बिल्कुल आसान सा कि आंसर 0 होगा। कंडक्टर के अंदर शील्डिंग होती है, तो नेट तो आंसर 0 होगा। लेकिन हम जानते हैं इस Q का आंसर आएगा, तो इस स्मॉल Q को काटने के लिए कंडक्टर को उल्टा फील्ड बनाना पड़ेगा। तो इस O पे Q की वजह से एक आएगा KQ/d²। तो काटने के लिए एक कंडक्टर को अपना फील्ड लगाना पड़ेगा जो ठीक उसी को कैंसिल आउट कर देगा। तो ड्यू टू कंडक्टर इसका आंसर आएगा KQ/d² ही आएगा, लेकिन इस तरफ। अब पोटेंशियल एट O, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है कि ये जो Q है ये नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, नॉन यूनिफॉर्म है। ये Q ये है। तो अब अगर मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल एट O दो चीजों की वजह से आएगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q, पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टर। अब Q की वजह से पोटेंशियल तो बिल्कुल आसान है, KQ/d। पॉइंट चार्ज की वजह से इस पे KQ/d। और इस केस में शेल का भी बिल्कुल आसान है कि ऑल्दो इट इज नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन डिस्टेंस तो सबका बराबर है उसे, और डिस्टेंस सबका बराबर है तो हम अभी भी KQ/r लिख सकते हैं, क्योंकि चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, सेंटर पे तो KQ/r आएगा। अब हम ये अलग बात है कि हम कह रहे हैं सेंटर पे ये है, हर जगह ये नहीं होगा, लेकिन सेंटर पे तो एटलीस्ट KQ/R आंसर आएगा। तो पोटेंशियल एट O ये आया KQ/d प्लस KQ/r, और ड्यू टू कंडक्टर KQ/r। बिल्कुल आसान था।
लेकिन अब दिक्कत क्या हो गई कि हमें निकालना है इस पॉइंट पे। ए जस्ट अंदर मानो या जस्ट बाहर मानो फर्क नहीं पड़ता, पोटेंशियल तो कंटिन्यूस ही रहेगा। तो हम इस पॉइंट पे मान रहे थे, तो पहले ये समझिए अगर ये जस्ट अंदर होता तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाते, ये ड्यू टू क्यू, ड्यू टू कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा नहीं है, पोटेंशियल पूछा है। अब हम पोटेंशियल निकालते इस पॉइंट पे, तो अब छोटी सी दिक्कत ये आ गई कि इस ए पे पोटेंशियल निकाला जब हमने, तो पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू शेल कंडक्टर। क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालना बिल्कुल आसान है। ये कितना था, डी आर, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट। इसकी वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल मिल गया। लेकिन कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल आप के क्यू बाय कैपिटल आर फॉर्मूला नहीं लगा सकते। वजह, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है। वो आंसर यूनिफॉर्म के लिए आया था कि अंदर कांस्टेंट होता है, ठीक है, नहीं पता क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का सिर्फ सेंटर पे आपको पता है के क्यू बाय आर, बाकी जगह नहीं पता। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये टोटल आंसर V एट O के बराबर आएगा। पिछली क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था। क्यों? क्योंकि हमें एक बात पता है कि इस पूरे थ्रू आउट द रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो इस पूरे में पोटेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है। इसका पोटेंशियल नहीं पता, इसका तो पता था, तो इन दोनों का पोटेंशियल आपस में बराबर आएगा। तो टोटल पोटेंशियल तो हमें पता है O के बराबर है, और O का पोटेंशियल कितना था, ये। तो ये वाली वैल्यू हमें पता है कि के क्यू बाय डी प्लस के कैपिटल क्यू बाय आर है। तो पोटेंशियल एट O फिफ्थ का आंसर, टोटल पोटेंशियल आंसर है ये, क्योंकि वही जो सेंटर का है। लेकिन अब हमसे पूछा है इसमें कंडक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो बड़ा आसान सा, टोटल में से टोटल ये था, स्मॉल क्यू का घटा दो। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है तो इसमें से ये घटा दो, कंडक्टर का आंसर मिल जाएगा। तो ये कंडक्टर की वजह से पोटेंशियल। मींस समझने की कोशिश करिए कि अलग अलग पॉइंट पे, मैं कैसे कह रहा हूं कि अलग अलग पॉइंट पे इस चार्ज क्यू का डिस्टेंस अलग अलग है। तो इस चार्ज क्यू की वजह से थ्रू आउट पोटेंशियल वेरिएबल है, तो कंडक्टर की वजह से भी थ्रू आउट पोटेंशियल वेरिएबल है, और दो वेरिएबल कट के कांस्टेंट हो गए, ठीक है। और क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, कंडक्टर का ऐसे, इस पॉइंट पे इसका ऐसे, कंडक्टर का ऐसे। तो कंडक्टर का चार्ज इस तरह है कि वो हमेशा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को काट रहा है, तो हमेशा ही पोटेंशियल को कांस्टेंट बनाए रखिए। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे से सोचोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कॉमन सेंस लगेगा। चलो दूसरा डिस्कशन। तो इत्मीनान से पॉज लो, अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को। चलो पहला पार्ट कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस पे कैसा है, वो अंडरस्टूड है सेंटर पे। अब जरा देखिए कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो इस पे ही डिपेंड करेगा, और ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, और सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो फील्ड लाइंस स्ट्रेट होंगी, क्योंकि यही 90 डिग्री पे गिर रही है, मुड़ने की जरूरत नहीं इनको। ऑब्वियसली ये ऑफ सेंट्रिक होता, सेंटर पे नहीं होता, इधर कहीं होता, तो अब स्ट्रेट नहीं हो सकती थी, 90 नहीं बनेगा हर जगह, तो अब लाइंस को मुड़ना पड़ेगा। तो ये तो समझ में आया, स्ट्रेट है, स्ट्रेट है तो सिमेट्री है, और सिमेट्री है तो इस पे अगर ये Q है तो इस पे आया -Q, और वो भी यूनिफॉर्म। तो पहले का आंसर -Q यूनिफॉर्म। अब दूसरा आया S2, तो इन दोनों का तो असर कट गया, खत्म हो गए। अब ऊपर वाली सरफेस पे जो चार्ज आता वो आएगा Q प्लस Q। इसका काम होता किसी बाहरी चार्ज को काटना अंदर, लेकिन बाहर तो कोई चार्ज ही नहीं है, मतलब इसको रीअरेंज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ये अपनी मर्जी से रीअरेंज होगा, कोई इसको मॉडिफाई करने वाला नहीं है। बिल्कुल बाहर अगर कोई चार्ज मौजूद होता तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाता। तो ये Q प्लस Q, और वो भी यूनिफॉर्म बनेगा।
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट ए 0, कोई दिक्कत ही नहीं क्योंकि ये कंडक्टर की बॉडी के अंदर। लेकिन अब हमसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठीक है, अब बताओ पोटेंशियल कितना होगा ए पे। तो शायद मुश्किल नहीं है ये ए पे निकालना, क्योंकि ए पे जब आप पोटेंशियल निकालते तो एक इसका रोल आता, एक इसका रोल आता और दिख रहा है दोनों कट जाएंगे। क्यों? इसकी वजह से भी डिस्टेंस आर यूज होगा, माइनस क्यू की वजह से भी डिस्टेंस आर यूज होगा, दोनों का असर कट गया। जो आंसर आएगा बाहर वाले का असर आएगा, और बाहर यूनिफॉर्म है तो हम आंसर निकाल सकते थे। या आप निकाल लो ए का वही होगा जो सेंटर का है, तो ए का वही होगा जो सेंटर का है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है उस हिस्से में। और अब मुझे सेंटर का आंसर निकालना है, तो भी इन दोनों का तो कट रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर मैं स्मॉल आर लूं तो के क्यू बाय स्मॉल आर, इस पॉइंट चार्ज का, इस नेगेटिव का, के माइनस क्यू बाय यूनिफॉर्म शेल का भी यही मानते हैं, तो इन दोनों का असर कट गया। बचा किसका? सिर्फ बाहरी का। और बाहरी का असर कितना आया? के क्यू प्लस क्यू बाय कैपिटल आर। ये देखिए क्या है, यूनिफॉर्म शेल का सेंटर पे, यूनिफॉर्म शेल है और यूनिफॉर्म शेल का सेंटर पे के क्यू बाय आर आता है, तो के क्यू बाय आर, इन दोनों का तो कट गया। चलो वी नेट एट बी, बी पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल कितना होगा? ये भी अच्छा सा लग रहा है, हालांकि कठिन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बी पॉइंट पे जब आप निकालते तो जरा समझिएगा कि ये क्यू, ये माइनस क्यू, यहां से डिस्टेंस अगर मैं स्मॉल आर डैश ले लूं तो भी इन दोनों का असर कट गया पोटेंशियल में। तो जो पोटेंशियल में आंसर आएगा वो सिर्फ आउटर शेल का आएगा। इनका असर कट गया तो इनको मिटा दो। और जरा समझिए, आउटर शेल का असर, आउटर शेल ये यूनिफॉर्म है, और इस यूनिफॉर्म का असर तो के क्यू बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? ओ बी। यूनिफॉर्म शेल को हम सेंटर पे रखा हुआ मान सकते हैं, ये आंसर आ गया। तो लास्ट का आंसर आ गया के क्यू प्लस क्यू बाय ओ बी होल मॉड। ठीक है, तो बड़ा आसान था क्योंकि ये यूनिफॉर्म था, हम बाहर निकाल पा रहे हैं। लेकिन सोचिए अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता, मतलब बाहर कोई चार्ज रखा होता, तो फिर हम ये आंसर नहीं निकाल पाते। एक और क्वेश्चन है, इस बार कैविटी में ये चार्ज सेंटर पे नहीं है। ठीक है, इनके पॉइंट मुझे देने पड़ेंगे, तो इनके सेंटर को, इसके सेंटर को मैं C1 ले लेता हूं, पॉइंट के नाम, क्योंकि आपको वेक्टर वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो इस पॉइंट को ले लेता हूं, ये P पे रखा है, ये S पे रखा है, S की जगह B ले लेता हूं, ये B पे है। ठीक है, तो आंसर आपको वेक्टर फॉर्म लगा के निकालने हैं जहां जरूरत लगेगी। तो चलो, ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, आउटर सरफेस की वजह से कितना आएगा, इनर सरफेस की वजह से कितना आएगा, चार्जेस S1 S2 पे कितने आएंगे, और एफ नेट ऑन Q1 कितना होगा, Q1 कौन सा है, ये, और एफ नेट ऑन Q2 कितना होगा, ये। ठीक, ट्राई करिए। चलो तो आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट ए 0, क्यों? क्योंकि ए इज अ पार्ट ऑफ कंडक्टर, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो काट देंगे। लेकिन बस यहां समझना है कि ए पे नेट कटा है, मतलब Q2 और S2 की वजह से कटा, तो ये आया ड्यू टू Q2, ड्यू टू S2, ड्यू टू Q1, ड्यू टू S1। तो 4 सोर्सेस हैं, एक ये, एक बाहर की सरफेस, एक अंदर की सरफेस, एक ये और बाहर की सरफेस, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। इससे शील्ड करने की जिम्मेदारी बाहर की सरफेस की है, इससे शील्ड करने की जिम्मेदारी इसकी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू S2 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2, और Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा KQ2 बाय BA होल क्यूब BA वेक्टर। सिमिलरली यहां लिखते E ड्यू टू S1 माइनस E ड्यू टू Q1, और इसका आंसर तो पोजीशन वेक्टर PA वेक्टर आएगा।
KQ1/PA होल क्यूब PA वेक्टर का नेगेटिव। तो इसका जो वेक्टर था, तो समझिए P का वेक्टर आता इधर, तो इस S1 का वेक्टर आया इधर और दोनों कट गए। इसका वेक्टर आता इधर, S2 का वेक्टर आया इधर, दोनों कट गए। तो ये ऐसे चार वेक्टर आपस में कट गए। तो ये चारों पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चार्जेस ऑन S1 एंड S2, ये तो बिल्कुल आसान है। चूंकि ये सेंटर पे नहीं है तो इसकी लाइंस ऐसी बनेंगी मुड़ी हुई, और लाइंस अगर ऐसी बनेगी तो एफ नेट ऑन ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, और बाहर भी नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि ये चार्ज मौजूद है। इसको काटने के लिए इसको नॉन यूनिफॉर्म होना पड़ेगा, तो इस पे भी नॉन यूनिफॉर्म, नो डाउट इस पे -Q1 और इस पे Q + Q1। तो चार्ज ऑन S1 इज इक्वल टू -Q1 नॉन यूनिफॉर्म, चार्ज ऑन S2 Q + Q1 नॉन यूनिफॉर्म, दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक, प्रीवियस और इस क्वेश्चन में एक बड़ा अंतर है, दोनों बेहतर है एक साथ समझिए। प्रीवियस क्वेश्चन पिछला जो लिया था उसमें बाहर का चार्ज मौजूद नहीं था, तो फील्ड लाइन बन रही थी पिछले क्वेश्चन में ऐसी, इसकी यूनिफॉर्म, और इवन इसकी भी यूनिफॉर्म लाइंस बनी थी। और ध्यान दीजिए ये लाइन सेंटर से पास होगी, क्यों? क्योंकि यहां यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, तो बाहर ये शेल ऐसे बिहेव करेगी मानो पूरा चार्ज सेंटर पे रखा हो। तो ये जो बाहर लाइंस बनेगी उनको एक्सटेंड करने पे सेंटर पे मीट होंगी। ये जो लाइंस वो तो यूनिफॉर्म थी। ये पिछला क्वेश्चन था जब एक्सटर्नल चार्ज नहीं था और Q1 एट सेंटर ऑफ कैविटी था। लेकिन अब हमारा जो क्वेश्चन है वो एक तो ये ऑफ सेंट्रिक हो गया, सेंटर पे नहीं है, तो लाइंस बनी, मुड़ना ही पड़ेगा तभी परपेंडिकुलर गिर पाएंगी हर जगह। ठीक, और यहां पे चूंकि एक चार्ज मौजूद है तो उसने क्या किया, इन लाइन को भी गड़बड़ कर दिया, यहां से भी लाइन कर्व्ड बन गई, ये आ गया। तो बाहर भी नॉन यूनिफॉर्म लाइंस होंगी, अंदर भी वैसी होंगी। ठीक, लेकिन एक बात तय है, हम F नेट ऑन Q1 तो अभी भी निकाल सकते हैं 0। इस Q1 पे नेट फोर्स 0 है, यही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। ठीक है, तो इस Q1 पे नेट फोर्स 0 है या, ठीक है, तो Q1 पे कोई फोर्स नहीं आने वाला। Q को अगर आप छोड़ दो तो ये इक्विलिब्रियम पे आके रुक जाएगा। तो Q1 पे कोई फोर्स नहीं है, इसका और इसका आपस में कट गया है। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है कि कैविटी के अंदर चार्ज रखने पे कोई फोर्स नहीं आएगा। अब F नेट ऑन Q2, इस वाले पे नेट फोर्स नहीं निकाल सकते, बस हम इतना कह सकते हैं नॉन जीरो, क्योंकि बाहर कोई शील्डिंग का रोल नहीं है और बाहर हम नहीं निकाल सकते। ये अलग बात है, इन दोनों का बाहर कट जाएगा, इन दोनों का बाहर कट जाएगा, लेकिन इस नॉन यूनिफॉर्म का बाहर कैसे निकालोगे? नॉन यूनिफॉर्म का बाहर हम नहीं निकाल सकते, तो हमें नहीं पता कि इस पे फोर्स कितना आएगा। भले ही इन दोनों का कट गया, S2 की वजह से हम नहीं निकाल पा रहे थे। ठीक है, तो आंसर्स इसके ये थे। एक चौथा एग्जाम्पल, और ये भी इंटरेस्टिंग है। इस बार एक्सटर्नल कोई चार्ज नहीं है, लेकिन दो कैविटी है, Q1 Q2, इस पे Q। अब इसमें पूछा होता ये S2 S1 S3, चार्जेस ऑन S1 S2 S3, F नेट ऑन Q1, F ऑन Q1 ड्यू टू कंडक्टर। ये होते क्वेश्चन। तो अब हमें आंसर निकालना होता ये, तो पहले आप ट्राई करिए, फिर उसके बाद मैं अपने आंसर देता हूं। और एक और देता हूं, फील्ड लाइंस, इसकी फील्ड लाइंस भी बनाइए, फील्ड लाइंस दिखने में कैसी होंगी। चलो तो सॉल्यूशन देखें। काफी अच्छा क्वेश्चन है।
पहले ये देखिए इस Q1, समझने की कोशिश करिए। S1 पे जो आंसर आएगा वो सिर्फ Q1 का आएगा और किसी का असर नहीं आने वाला है, क्योंकि इन दोनों का असर बाहर कट जाएगा, इन दोनों का असर बाहर कट जाएगा, तो इस कैविटी तक इन दोनों का असर नहीं आने वाला है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। और बाहर कोई चार्ज रखा होता उसका S3 से कैंसिल आउट हो जाता। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे जो असर आएगा वो सिर्फ Q1 का, इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे जो असर आएगा वो Q2 का, इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे जो असर आएगा बाहर का। तो पहले हम देखते हैं कि चार्जेस, ये Q1 है तो गारंटीड इस पे -Q1 नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि सेंटर पे नहीं है। और ये अगर Q2 है तो इसकी वजह से -Q2, और वो क्या होगा, यूनिफॉर्म। ठीक, और इस पे आएगा Q जो हम दे रखे हैं, और जो Q1 और Q2 दो एक्स्ट्रा और दे दिए ये, और चूंकि बाहर कोई चार्ज नहीं है, दैट्स वाई इट विल रिमेन यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म आएगा। ठीक, ये Q2, तो S1 पे -Q1 यूनिफॉर्म, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म, S2 पे Q2 यूनिफॉर्म, इस पे Q प्लस Q1 प्लस Q2 यूनिफॉर्म, F नेट ऑन Q1, और नेट फोर्स तो Q1 पे भी जीरो है, Q2 भी पे भी जीरो है। यही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है कि कंडक्टर की कैविटी के अंदर चार्जेस रखे हैं तो उन पे कोई फोर्स नहीं आएगा, ये शील्ड हो गया। मतलब एक तरीके से इन दोनों का आपस में कट गया, और बाहर कोई चार्ज होता उनका सब कुछ का कट जाता, या कंडक्टर बचे हुए सबका असर काट देगा ये। तो F नेट ऑन Q1 जीरो है, ड्यू टू कंडक्टर निकालना है, तो F नेट ऑन Q1 इज इक्वल टू F ड्यू टू Q2 प्लस F ड्यू टू कंडक्टर। ध्यान दीजिएगा, Q2 का Q1 पे एक फोर्स आएगा, और ये सरफेस, ये सरफेस और ये सरफेस तीनों मिलके कंडक्टर हैं, तो तीनों को कंबाइन करके मैंने नाम दे दिया कंडक्टर। Q2 की वजह से होता K Q1 Q2 बाय कुछ C1 C2 इनका पोजीशन वेक्टर, लेट इट बी R वेक्टर, R क्यूब R वेक्टर। और ड्यू टू कंडक्टर हमें निकालना है, ड्यू टू कंडक्टर, और हमें पता है रिजल्टेंट जीरो है, तो F ड्यू टू कंडक्टर आएगा -K Q1 Q2 बाय R क्यूब R वेक्टर। तो इस पर नेट फोर्स जीरो है, तो इस Q2 के असर को कौन काट रहा है, कंडक्टर। अब उस कंडक्टर में सब शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, सब कुछ। तो जो भी कंडक्टर है वो इसके असर को काट देगा, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। चलो फील्ड लाइंस, ये लास्ट और इंटरेस्टिंग पार्ट देखते हैं कि इसकी फील्ड लाइन कैसी बनेगी। तो देखिए यहां से तो बिल्कुल यूनिफॉर्म बनने वाली, ऐसी यूनिफॉर्म मींस पॉइंट चार्ज वाली, लेकिन यहां पे इन लाइन को मुड़ना पड़ेगा। लेकिन अब इंटरेस्टिंग है कि जो बाहर लाइंस बनेंगी, इन दोनों का असर कट गया, इन दोनों का बाहर असर कैंसिल आउट हो जाएगा शील्डिंग की वजह से, इनर शील्डिंग, इनर शील्डिंग, लाइंस खत्म हो गई, लाइंस खत्म हो गई। अब जो लाइंस बनेंगी इसकी बनेंगी, और इस पे चार्ज कितना है, Q प्लस Q1 प्लस Q2, और ये क्या है, यूनिफॉर्म। तो इसकी फील्ड लाइन कैसी बनेगी, वही जो पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा हुआ होता। ये आएगी यूनिफॉर्म, बिल्कुल पॉइंट चार्ज वाली जो सेंटर पे रखा होता, मतलब इन सबको एक्सटेंड करते तो सेंटर पर मीट करती। ये कुछ ऐसा बनेगा। इवन ये कैविटी की मैं लोकेशन कुछ भी कर दूं, कैविटी का शेप कुछ भी कर दूं, Q1 Q2 की लोकेशन कुछ भी कर दूं कैविटी के अंदर, बाहर की लाइंस तो ऐसी ही रहेगी, क्योंकि बाहर की लाइंस को बदलना बाहर वाले चार्ज के हाथ में है। ये तो आपस में कट ही जाते हैं। ठीक, तो इंटरेस्टिंग लेकिन काफी ट्रिकी डिस्कशन, हो सकता है आपको वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखना पड़े, तो देखिए, अपने लॉजिक बनाइए और इसको स्टडी करिए। चलो, तो ये हुआ थ्योरेटिकल पार्ट। चलो अब दो पार्ट और डिस्कस करने हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन शेल और ऑन शीट्स, ऑन
अंडरस्टूड है, कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं, कंडक्टिंग शीट ऑन कंडक्टिंग शेल। तो शेल और शीट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा हम ये बात कर रहे हैं, ठीक। कंडक्टिंग है तो, क्योंकि इंसुलेटेड है तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही नहीं है, जहां चार्ज दे दोगे वहीं चिपका रहेगा। कंडक्टिंग में ही चार्ज फ्री टू मूव है, इसीलिए हमें यहां डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी पड़ेगी। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अच्छे समझिएगा, ये कंडक्टिंग शेल है। अब ये शेल कितनी भी पतली क्यों ना हो, इट विल हैव टू सरफेसेस, एक इनर सरफेस एक आउटर सरफेस। शेल कितनी भी पतली क्यों ना हो, कंडक्टर पे हमेशा दो सरफेसेस होंगी, क्योंकि प्रैक्टिकली आप कितनी भी बना लो कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी। और ऑब्वियसली कंडक्टर का मीनिंग ही तब है जब चार्ज इज फ्री टू मूव हो, और फ्री टू मूव हो तो मूव करने के लिए उसको वॉल्यूम चाहिए, तभी तो फ्री टू मूव डेफिनेशन है। और वॉल्यूम तभी होगा जब इसके पास कुछ ना कुछ थिकनेस होगी ही होगी। मतलब कंडक्टर के केस में हमेशा हम कुछ ना कुछ थिकनेस अपने आप मान लेंगे। सिमिलरली ये जो शीट हम लेते हैं, ये शीट भी कंडक्टर के केस में कुछ ना कुछ तो थिक मानेंगे ही, ऐसे। तो इस शीट में भी दो सरफेसेस होंगी, S1 और S2। अब जरा समझिए कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है बाहर का, इन दोनों के बीच में ये कंडक्टर का माल है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इस हिस्से में ये जो बना रहा हूं, यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव है। तो सिमिलरली इस हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव है। इवन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता ये तो सही है, चार्ज भी नहीं हो सकता। मतलब अगर चार्ज आएगा तो S1 पे आएगा या S2 पे आएगा, बीच में कहीं नहीं। या तो इनर सरफेस पे आएगा या आउटर पे आएगा। यहां भी अगर कोई चार्ज आएगा तो वॉल्यूम में नहीं आएगा, या इस सरफेस पे आएगा या इस सरफेस पे। इसीलिए कंडक्टर में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मीनिंगलेस है, सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस भी कौन सी, दो सरफेस हैं इसके पास भी दो सरफेसेस हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि कंडक्टर की बात की है तो वो कहा जाए ये सिंगल शीट नहीं है, ये दो शीट का रिजल्ट है, दोनों तरफ सरफेसेस है, ये भी दोनों तरफ है। अब रोल आएगा उसका या नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में वो अलग बात है, सरफेस दो काउंट होगी, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन पे कि कहां चार्ज कैसे आएंगे, यही हम बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। तो हम शेल से शुरुआत करेंगे। तो ऑन शेल कुछ हद तक हम कर ही चुके हैं कि हम हमेशा क्या करेंगे, थोड़ी सी तो थिकनेस ले लेंगे। ऑल्दो कैलकुलेशन में दोनों रेडियस हम बराबर ले लें, लेकिन फिर भी कुछ थिकनेस तो आपको माननी पड़ेगी। तो अगर मैंने कोई एक चार्ज Q1 यहां रखा, Q2 इसको दिया, तो हम जानते हैं कि ये Q1 की वजह से इस सरफेस पे -Q1 आ जाएगा, और इस बाहर की सरफेस पे कितना आ जाएगा, Q1 बाहर और Q2 ये। Q2 जो दिया था वो तो आ ही गया और एक -Q1 की वजह से आ गया। और लॉजिक क्या है इसका, तभी ये जो गॉसियन सरफेस हम कंडक्टर के अंदर लेते उसके अंदर नेट चार्ज जीरो हो पाएगा, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो चार्ज इनक्लोज जीरो आएगा। तो इस सरफेस के अंदर Q1 और -Q1 कटनी चाहिए, ये इसका लॉजिक है जो हमने अभी किया था। तो एग्जाम्पल से ही सीधे देखते हैं। तीन शेल्स होती है जैसे, इस पे ये Q, 3Q, -Q और एक Q हमने यहां रख रखा है। अब पूछा होता कि ये अगर तीनों कंडक्टर हैं तो कहां चार्ज कितना आएगा, तो ये तो पॉइंट चार्ज है, कोई मतलब नहीं है। तो ये अगर Q है तो इस सरफेस पे -Q आना चाहिए, ठीक है। वजह ये इनर सरफेस पे -Q, इसको कुछ थिकनेस देके देख लिया करो, और एक गॉसियन सरफेस इसके अंदर बना दो, तो नेट चार्ज जीरो होना चाहिए।
लेकिन इस पे तो Q था, और अगर इनर पे माइनस Q आ गया है तो आउटर पे 2Q आना पड़ेगा, तभी इसका नेट Q हो पाएगा। तो इस Q की वजह से माइनस Q बाहर आ गया 2Q। अब जरा देखिए, इस सरफेस के अंदर मैं कह रहा हूं माइनस 2Q है, कैसे वो भी समझाता हूं। आप इसमें एक थिकनेस देखिएगा, ये ली। अब इस पे मैं डॉट 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 कहां, इस सॉलिड के अंदर ये गॉसियन सरफेस बना रहा हूं। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज 0 होना चाहिए, हमें नहीं पता यहां कितना है, तो इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, Q और माइनस Q कट गया, तो इस 2Q को काटने वाला कोई मौजूद होगा, और वो सर्टेनली माइनस 2Q होगा। ये जो इस सॉलिड के अंदर गॉसियन सरफेस बनाई। लेकिन दिक्कत ये है कि इस पे तो चार्ज 3Q है, और अगर इस पे चार्ज 3Q है, ये माइनस 2Q है, तो यहां कितना आएगा 5Q। अब हमें देखना है इस वाले पे, तो फिर हम इसकी कुछ थिकनेस सोच लें दिमाग में। ये सोच ली, और अब मैं गॉसियन सरफेस ये वाली ले रहा हूं। इस सरफेस पे चूंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, फ्लक्स 0 आएगा, तो इसके अंदर Q और माइनस Q कट गया, 2Q और माइनस 2Q कट गया, तो 5Q और माइनस 5Q कटेगा, तभी मजा आएगा। लेकिन इस पे था कितना माइनस Q, हमने दे दिया माइनस 5Q, तो इस पे कितना आया 4Q। अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग सरफेस पे आया, ठीक है। और शायद अब आपको अंदाज लग गया होगा, फेसिंग सरफेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट आ रहा है, आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट, आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो ये हमारी गॉसियन सरफेस थी, ठीक है। तो गॉसियन सरफेसेस बनाई हमने कहां, कंडक्टर की बॉडी के अंदर। कंक्लूजन क्या मिला, आमने सामने चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट। तो देखो ये Q माइनस Q, तो यहां 2Q, यहां माइनस 2Q, यहां 5Q, यहां माइनस 5Q, वहां प्लस 4Q। तो सीधे सीधे अरेंज कर लोगे। जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड के वगैरह की बात है, तो हम सीधे सीधे निकाल ही सकते हैं कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल शेल्स की तरह निकाल लो। इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए शायद ये डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हमसे कहा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कितना होता, तो अंदर चार्ज कितना है Q, Q 3Q, तो K 5Q/r²। तो ये तो हम वैसे भी कर सकते थे, या आपको पता ही है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आप निकाल ही सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन करिएगा। दो छोटे छोटे क्वेश्चन है, 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, माइनस Q, 2Q और QK। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है तीनों पे कि इनर सरफेस पे कितना, आउटर पे कितना। सेकंड है सिग्मा एट इनर सरफेस ऑफ बी के जस्ट अंदर, और सिग्मा एट आउटर सरफेस ऑफ सी। अंडरस्टूड है, सभी मेटल है तभी इनर और आउटर की बात चल रही है, कॉन्सेंट्रिक भी है। पोटेंशियल ऑफ सरफेस बी सरफेस का पोटेंशियल कितना है, या बी कंडक्टर का पोटेंशियल कितना है। तो यहां ये कहने की जरूरत नहीं बी की आउटर या बी की इनर, पूरे कंडक्टर का ही सेम है। फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिडिल शेल इज ग्राउंडेड। अगर इसको ग्राउंड करते तो फाइनली चार्जेस क्या आते और डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता। क्वेश्चन 2 में ये Q है और ये न्यूट्रल है, और सेंटर पे हमने चार्ज Q रख दिया, रेडियस R और 2R। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है, वोल्टेज का ग्राफ बनाना है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब आप बना लोगे तो ये 3 शेल की तरह बिहेव करेगा, 1 शेल, 2 शेल और ये Q। और चूंकि 3 शेल, 2 शेल मिल गई, 1 पॉइंट चार्ज मिल गया, हम गॉस लॉ लगा के हर जगह आंसर निकाल सकते थे। नाउ पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, फर्क नहीं पड़ता कंडक्टर में इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाला कि इसका सबका बराबर आना चाहिए। चार्जेस इफ कंडक्टर इज ग्राउंडेड, कंडक्टर की अर्थिंग की, वंस अगेन फर्क नहीं पड़ता वो अर्थिंग इनर वाले की आउटर वाले की है, तो पूरा कंडक्टर। तो अर्थिंग करने पे आंसर्स क्या आएंगे, कहां पे चार्जेस क्या आएंगे, ट्राई करो फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। चलो पहला क्वेश्चन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टप्पा सा लग रहा है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आए, इस पे माइनस Q, तो इसका अपोजिट यहां Q, लेकिन इस पे 2Q था तो यहां Q, इसका अपोजिट माइनस Q, वहां Q था तो यहां 2Q। तो समझिए इसके आउटर पे माइनस Q था, 1 मिनट, और इसके इनर पे 0 है, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो यहां 0 है, यहां माइनस Q, सामने Q,
लेकिन इस शेल पे टोटल 2q था तो यहाँ q, और यहाँ q तो इसके सामने माइनस q, लेकिन इस शेल पे टोटल q था तो यहाँ ओके। तो ये तो पहले का आंसर आ गया। अब सिग्मा एट इनर सरफेस ऑफ बी, बी का इनर सरफेस क्या है ये, तो इस पे चार्ज कितना आया q, तो सिग्मा आया q बाय 4 पाई 2r का होल स्क्वायर। समझिए इसकी रेडियस कितनी थी 2r। एंड आउटर सरफेस ऑफ सी, सी का आउटर सरफेस क्या है ये, तो इसका रेशो आया 2q बाय 4 पाई 3r का होल स्क्वायर। यहां जब निकाला तो चार्ज है 2q, रेडियस है 3r। पोटेंशियल ऑफ सरफेस बी, बी सरफेस का पोटेंशियल निकालने के लिए एक बात समझने वाली कि इसका पोटेंशियल निकालने के लिए आप यहां से करते तो आपको टर्म लिखने पड़ते 1 2 3 4 5 टर्म, लेकिन हमें पता है इन दोनों शेल की रेडियस सेम है, तो इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल आंसर लिख सकते हैं, इनको कंबाइन करके सिंगल आंसर लिख सकते हैं, मतलब आंसर आप यहां से भी लिख सकते थे। तो बी का अगर आंसर लिखना है तो इस शेल के लिए पोटेंशियल में रेडियस आएगी 2r, तो k माइनस क्यू बाय 2r प्लस खुद के लिए k 2q बाय 2r, आउटर मोस्ट के लिए k q बाय 3r, माइनस q के लिए 2r, खुद के लिए 2r, आउटर मोस्ट के लिए 3r। ये आंसर है। अब अगला पार्ट है कि अगर हम इसकी अर्थिंग कर देते तो क्या होता, तो कुछ चार्ज फ्लो करता। इसका तो टोटल माइनस क्यू ही रहेगा, इसका 2q से 2q माइनस क्यू हो जाएगा, इसका बचेगा q। और चूंकि थिन शेल है तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि असर तो सेम ही आएगा। तो हमने सीधे यही पुराना वाला क्वेश्चन मान के हम आंसर निकाल सकते हैं। इसका वोल्टेज 0 करना है, माइनस क्यू 2q माइनस क्यू, क्यू सही लिखा, अब ये मिटा देता हूं। तो उसका पोटेंशियल लिखते तो k माइनस क्यू बाय 2r, खुद की वजह से 2q माइनस क्यू बाय 2r, आउटर मोस्ट शेल का q बाय 3r इक्वल टू 0। तो माइनस क्यू बाय 2 प्लस q माइनस क्यू बाय 2 प्लस q बाय 3 इक्वल टू 0। माइनस q बाय 2 और q प्लस q बाय 2 और q बाय 3, 5q बाय 6, q बाय 2, q इज इक्वल टू 5q बाय 3। और ये 5q बाय 3 आया, मतलब इस पे माइनस q, 5q बाय 3 भाग गया, मतलब यहां बचा q बाय 3, आउटर पे बचा q। ठीक है, आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। इसकी वजह से माइनस क्यू बाय 2r, इसकी वजह से q बाय 3 बाय 2 6, इसकी वजह से q बाय 3 इक्वल टू 0। सही बात है, वेरीफाई हुआ। तो ये आंसर आया, लेकिन हमें ये नहीं बताना है, हमें फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है। तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब दोनों सरफेस पे, तो कोई बात नहीं। इस पे कितना है माइनस क्यू, तो ये माइनस क्यू आएगा आउटर सरफेस पे, इस पे आएगा 0। इस पे आया 2q माइनस क्यू, कितना बचा था q बाय 3। तो इस पे माइनस q है तो इस सरफेस पे प्लस q आएगा, लेकिन उस पे q बाय 3 था तो माइनस 2q बाय 3। तो इस सरफेस पे 2q बाय 3 आमने सामने अपोजिट, और बचा कितना q बाय 3। तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, माइनस q प्लस q, माइनस 2q बाय 3 प्लस 2q बाय 3, q बाय 3। ये आंसर आ गया थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट का। चलो लेट्स कम टू क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में क्या था, थिक कंडक्टर है क्वेश्चन नंबर 2 में, बस अंतर ये है। थिक कंडक्टर से अंतर क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, थिक कंडक्टर का रोल कहाँ है। जैसे ये Q है और आपने इस थिक कंडक्टर को मान लो ये Q1 है, ये Q2 दिया, तो अब आंसर पे फर्क पड़ेगा कि ये Q2 अंदर दिया कि बाहर दिया, कि कंबाइन करके दिया। क्यों? क्योंकि रेडियस डिफरेंट है, तो कैलकुलेशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का असर आएगा। क्योंकि थिक है तो आपको पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, फिर आपके पोटेंशियल के कैलकुलेशन होंगे। पिछले में क्यों अंतर नहीं आ रहा था, मैं क्या कह रहा हूं, ये कह रहा हूं, मान लो इस पे Q आता और इस पे Q2 माइनस Q आता। अब आप कहीं पोटेंशियल निकालते, जैसे मैंने कहा कि बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते, इस पॉइंट पे,
तो Q1 के लिए कैपिटल R यूज होगा, Q के लिए कैपिटल R, इसके लिए 2R यूज होगा। तो अलग अलग यूज हुए ना इसके लिए और इसके लिए। लेकिन जरा सोचिए अगर ये काफी थिन होता तो इसके लिए जो रेडियस यूज होगी इस सरफेस के लिए वही रेडियस इसके लिए यूज होगी। तो आप कंबाइन करके सिंगल चार्ज मान सकते हैं। तो थिन हो तो सिंगल चार्ज मान के पोटेंशियल निकाल लो, थिक हो तो डिस्ट्रीब्यूट करो फिर निकालो। चलो तो देखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहला वाला। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो बिल्कुल आसान है। इस पे Q है, इनर सरफेस पे -Q है, आउटर मोस्ट सरफेस पे कितना है, न्यूट्रल था Q, न्यूट्रल था तो इस पे 0 है, तो पूरा का पूरा चार्ज इस पे -Q है तो इस पे +Q आएगा। सभी यूनिफॉर्म है, सिमेट्री है, तो सभी ये भी यूनिफॉर्म ये भी यूनिफॉर्म। पहले पार्ट का आंसर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ चाहिए, तो ये क्वेश्चन सीधे क्या हो गया, ये क्वेश्चन ये बन गया Q -Q Q, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है। तो यहां से यहां गॉसियन सरफेस लेते तो k q इनसाइड बाय r स्क्वायर से कर दो, तो यहां k q बाय r स्क्वायर, r से 2r। यहां गॉसियन सरफेस लेते तो q इनसाइड आ जाता 0, इलेक्ट्रिक फील्ड आया 0, r ग्रेटर देन 2r। बाहर लेते तो इन दोनों का कट जाएगा, अकेला ये बचेगा k q बाय r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी बनी, 0 से r तक ये, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फिर वही कंटिन्यू होंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है तो पोटेंशियल लाइन ऐसे, कांस्टेंट ऐसे, सोचो। और पोटेंशियल कितना आएगा, इस पॉइंट पे कितना आएगा पोटेंशियल, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल देखें तो इसकी वजह से k q बाय r, इसकी वजह से -k q बाय r, इसकी वजह से k q बाय 2r कट गया। तो आंसर k q बाय 2r। और वही इस पे आएगा, क्योंकि यहां निकालते तो इन दोनों का कट जाता, जो बचता है इसका, लेकिन बाहर फॉर्मूला बनेगा k q बाय स्मॉल r, अंदर भी फॉर्मूला k q बाय r। ये आंसर आता। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, ये पोटेंशियल का ग्राफ है, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। तो ये जो निकाला हमने इसका और इसका आपस में जो ये कांस्टेंट लाइन आई है, यही पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर है। तो यही पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर है, k q बाय 2r। अब लास्ट है कि अगर मैंने इसको अर्थ कर दिया होता तो आंसर पे अंतर क्या आता। अब जरा सोचिए, अगर हम इसको ग्राउंडिंग करते तो इससे चार्ज क्यू फ्लो कर जाता, मान लिया क्यू फ्लो कर गया। लेकिन एक बात तय है, जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इस क्यू पे के सामने तो -q ही रहेगा, फेसिंग सरफेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट है। मतलब जो फ्लो किया है वो आउटर सरफेस से फ्लो किया है, तो आउटर सरफेस पे कितना आ गया, q -q, क्योंकि q फ्लो कर गया। अब ये ग्राउंड है तो इसका पोटेंशियल 0 है, और इसका पोटेंशियल 0 है, तो k q बाय 2r, k -q बाय 2r, और आउटर का q -q बाय 2r इक्वल टू 0। इसका मतलब q की वैल्यू कैपिटल Q, मतलब पूरा का पूरा चार्ज इसका फ्लो कर गया। Q की वैल्यू कैपिटल Q मीन्स फाइनल आंसर जो आया अर्थिंग करने के बाद वो आंसर है Q -Q और इसमें 0। और बात लॉजिकली बिल्कुल सही है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का 0 था, और चूंकि इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 है और यहां भी पोटेंशियल 0 है, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। इन्फिनिटी पे 0, यहां 0, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां 0 यहां 0, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनाए रखने के लिए यहां चार्ज नहीं चाहिए हमें, क्योंकि अगर यहां चार्ज आ जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता। तो समझ में आया कि ऐसा होना भी चाहिए था। तो ये हमने किसी तरीके से जस्टिफाई भी कर लिया।
बस आपको याद क्या रखना है, अगर थिक सरफेसेस हैं तो आपको दोनों पे चार्ज बांटना पड़ेगा, फिर आंसर निकालोगे, क्योंकि रेडियस डिफरेंट है। नाउ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू सरफेसेस, सॉरी ड्यू टू शीट्स। कंडक्टिंग शीट्स। तो पहले हम देखते हैं आइसोलेटेड शीट। अगर कोई शीट आइसोलेटेड होती, आइसोलेटेड मींस और कोई आसपास इसके नहीं है, जैसे ये कुछ इस तरह की शीट है 3 डायमेंशनल, हमने इसको चार्ज क्यों दिया। सहूलियत के लिए हम इस शीट को सामने से देखते हैं तो हमें सिर्फ ऐसा दिखेगा, कुछ ये शीट ऐसे दिखेगी। यहां से देख रहे हैं तो ये शीट हमें सामने से ऐसे दिख रही है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, ये सॉलिड है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ये चार्ज क्यू दोनों तरफ सरफेस में बटेगा। और अगर यहां Q माइनस Q है तो यहां Q है, ये 2 शीट हो जाएंगी, एक शीट लेफ्ट एक शीट राइट। लेकिन अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है तो इस शीट का आंसर Q माइनस Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A इस तरफ, इस शीट का आंसर Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A इस तरफ, और दोनों आपस में कट गए तो Q की वैल्यू Q बाय 2। और लॉजिकली सही भी है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री आधा आधा चार्ज बटना चाहिए था। तो आप सीधे भी कह सकते थे कि ये चार्ज आधा इस पे आधा इस पे, क्योंकि सिमेट्री है। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालते तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता इस शीट और इस शीट का, तो ट्वाइस ऑफ Q बाय 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A। सिमिलरली यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A। फॉर्मूले में देखिए 2 नीचे आया, ये वही है जो सिंगल शीट का आंसर होता। ये आंसर ठीक वही है जो सिंगल शीट का आंसर Q पे होता, क्योंकि इसका आंसर भी तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A, दैट मींस Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A ही आता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कैलकुलेशन के लिए फर्क ही नहीं पड़ा कि यहां कैसा बांटा है, टोटल Q है, आंसर ये है। लॉजिकली सही था, क्योंकि डिस्टेंस पे इंडिपेंडेंट आता है, तो ये Q लेफ्ट में बटा हो, राइट में बटा हो, दोनों में बटा हो, आंसर तो यही आएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या आया, सीधे कंक्लूजन लिख देता हूं। आइसोलेटेड शीट में पहले ये हमारी सिंगल सरफेस थी, सिंगल सरफेस थी, इस पे अगर चार्ज Q है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट E होता है। अब ये हमारा कंडक्टर था, ये कंडक्टर था, हमने इसको चार्ज Q दिया, लेकिन वो Q बाय 2 बटा, सरफेसेस डबल हो गई लेकिन चार्ज भी आधा हो गया, इसीलिए आंसर वापस से वही है। ठीक है, तो यहां तो फॉर्मूले में अंतर नहीं आया, लेकिन जरा इसी को सिग्मा के टर्म में देने की कोशिश करिए। अगर ये सिंगल शीट होती और सिग्मा होता तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अब जरा सोचिए अगर ये कंडक्टिंग होती और वही सिग्मा रखते तो वो सिग्मा एक तरफ नहीं होता, वही सिग्मा 2 तरफ होता, क्योंकि इसके पास 2 सरफेसेस हैं, एक सिग्मा इस तरफ एक सिग्मा इस तरफ, और बराबर, तभी तो अंदर कटेगा। तो इस बार 2 आंसर आते तो ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन और सिग्मा बाय एप्सिलॉन होता। और बात सही भी है, कंडक्टर की सरफेस पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन ही तो होता है कंडक्टर पे, तो आधा इसका है आधा इसका है, दोनों मिलके सिग्मा बाय एप्सिलॉन हो गए। यहां हाफ नहीं हुआ क्योंकि यहां इसका सिग्मा ही आधा हो गया, चार्ज कंजर्व्ड है, लेकिन यहां चार्ज डबल है, उसी एरिया में सिग्मा है, यहां सिग्मा सेम है, एरिया 2 बार आ गया तो चार्ज ही डबल हो गया। तो आंसर डबल होने की वजह क्या है कि यहां चार्ज ही 2 जगह है, दुगना है। मतलब इस पे अगर टोटल चार्ज लिखते तो ये सिग्मा ए लिखते, इस पे टोटल चार्ज लिखते तो सिग्मा इंटू 2a लिखते, तो अंतर ये आता। इसीलिए ये फॉर्मूले अपेरेंटली बदल जाते हैं, ऐसा लगता है कि कंडक्टर का अलग है और इंसुलेटर या शीट का अलग है। रियलिटी ये है कि एक सिंगल शीट का आंसर हमेशा ये है, इसमें 2 शीट बन गई तो आंसर डबल हो गया,
इसमें भी 2 शीट बनी है, आंसर डबल हुआ है, लेकिन चार्ज आधा हो गया था, तो कंपेंसेट हो गया। इसीलिए अगर कभी कंडक्टिंग शीट लिखा है, कंडक्टिंग शीट कैरिंग चार्ज क्यू, तो फॉर्मूला यही आएगा। लेकिन कंडक्टिंग शीट हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो फॉर्मूला ये आएगा। और अगर कंडक्टिंग वर्ड यूज नहीं किया तब तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला। ठीक है, मैं पर्सनली क्या करता हूं कि हमेशा उस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके देख लो, दोनों सरफेस पे, अपने आप समझ में आ जाएगा आंसर क्या है। तो ये तो हमने बात की जब आइसोलेटेड है तो चार्जेस कैसे आएंगे। अब अगर आइसोलेटेड नहीं होता, कोई एक्सटर्नल चार्ज होता, अब जरा सोचिए, मान लीजिए इस पे Q है और एक Q हमने यहां रख दिया। अब आप समझिए कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं हो सकता। वजह, मान लो ऐसा होता तो इस पॉइंट पे इसका और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो कट जाता, इक्वल एंड अपोजिट है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन काटेगा फिर? लेकिन नेट तो 0 है, काटना तो जरूरी है। और वो कटेगा तभी जब इस पे दाएं तरफ चार्ज ज्यादा आएगा, बाएं तरफ चार्ज कुछ कम आएगा। अब जरा सोचिए, इसका असर इधर ज्यादा है, इसका असर इधर है, कट गया होगा। और रियलिटी ये है कि शायद अगर मैं ऐसी फील्ड लाइन बना रहा हूं तो हो सकता है यहां नेगेटिव आ जाए और यहां अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो ये ऐसे भी फील्ड लाइन हो सकती है कि इस पर गिरेगा तो 90 डिग्री। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फील्ड लाइन एग्जैक्टली ऐसी होगी, फील्ड लाइन नहीं पता, वो तो चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। हो सकता है फील्ड लाइन ऐसी हो, ऐसी। लेकिन ये तय है कि फील्ड लाइन जो भी बनेंगी यहां कम होंगी, यहां फील्ड लाइन ज्यादा होगी। ठीक है, गॉसियन सरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अंदर तो फील्ड मिसिंग होगी, अंदर तो फील्ड मिसिंग होगी। मतलब मैं कह रहा हूं हो सकता है ये चार्ज इतना पावरफुल हो कि यहां नेगेटिव पैदा कर दे, यहां अच्छा खासा पॉजिटिव आ जाए, तो यहां से लाइंस ज्यादा बाहर निकलेंगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों तरफ प्लस आए लेकिन यहां प्लस ज्यादा आएगा। ओवरऑल दोनों तरफ चार्ज डेंसिटी बदल गई। हम इसके केस में निकाल नहीं पाते ये कितना आएगा। दरअसल हम कंडक्टर के केस में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाते हैं। जैसे बिल्कुल हम निकाल लेते अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने शीट को रखा होता। जैसे इसमें अगर मैंने किसी शीट को रख दिया, ये कंडक्टिंग शीट है, कैरिंग चार्ज Q, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E। तो इसमें हम निकाल पाएंगे, क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग शीट पे चार्जेस दोनों तरफ अब बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि बराबर अगर आपने कर दिया तो इस E को काटने वाला कौन है? तो चार्जेस बराबर तो नहीं होंगे। तो आप क्या लोगे इसमें कि यहां Q आया, यहां Q माइनस Q आया। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E है, लेकिन हमें पता है यहां नेट 0 करना है क्योंकि ये कंडक्टर है, और नेट 0 करना है। तो अब जरा समझिए, इस पॉइंट पे एट E 0 है। तो देखिए इसका E एक्सटर्नल दाएं तरफ, E दाएं तरफ, इस Q का दाएं तरफ, ये मैंने पॉजिटिव माना, पॉजिटिव ये माना। दो शीट है, इस शीट का इस तरफ, इस शीट का इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, और इन दोनों को किसने बैलेंस किया है? इसने। मिल गई स्मॉल q की वैल्यू। ये चार्जेस हमें मिल जाएगी कि कहां पे चार्जेस कितने होंगे। और जरा ये वैल्यू देखें तो 2 एप्सिलॉन नॉट काट दो तो q की वैल्यू ये इधर आया q/2 प्लस ये इधर आया माइनस, एक्चुअली 2 एप्सिलॉन नॉट AE। ठीक है, ये 2 मतलब सॉल्व ही कर देता हूं, कौन दिमाग लगाए। 2 एप्सिलॉन नॉट A ट्रांसफर किया प्लस Q या एप्सिलॉन नॉट A ट्रांसफर किया, ये आया। तो यहां से ये Q अलग हो गया, Q/2, और ये इधर गया
ठीक है, ये हमारे स्मॉल q की वैल्यू आ गई। चलो अब सेकेंड डिस्कशन है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन शीट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पैरेलल शीट्स, चार्ज्ड शीट्स। दो शीट हमने ये पैरेलल रख दी, इस पे Q1 लिया, इस पे Q2 लिया। अगर आइसोलेटेड होती तो Q1/2, Q1/2, Q2/2, Q2/2, लेकिन अगर ये आइसोलेटेड नहीं है, आसपास रखी हुई है, तो एक दूसरे पे असर इनका आएगा। समझते हैं क्यों? इनको थोड़ा थिक ले लें, ये ऐसा बना, ये ऐसा बना। अब ये अगर मान लेते हैं कि आधा आधा बढ़ जाता, मान लेते हैं आधा आधा बढ़ जाता, अब आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, इस पॉइंट पे, तो इन दोनों का तो कट जाता, लेकिन इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर आता। इन ध्यान दीजिए, शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, तो इन दोनों का आंसर आएगा इधर, इसका इधर, इसका इधर, ये दोनों आपस में कट गए, लेकिन इसका तो बच गया। मतलब पक्का चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे तो नहीं होंगे। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, अगर मैंने यहां Q1 लिया तो यहां Q1 माइनस Q1, यहां Q2 लिया तो यहां Q2 माइनस Q, ये हमने मान लिया। अब कंस्ट्रेंट क्या है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, चार्ज इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि कंडक्टर बॉडी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, तो EA 0। अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, इस पे, तो इसका इधर आता Q1 माइनस Q1/2 एप्सिलॉन नॉट A, इस वाली शीट का इधर, इस वाले का इधर, इस वाले का इधर, इस वाले का इधर। एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, तो बी पे जब निकालते तो इसका बी पे दाएं तरफ, इसका दाएं तरफ, इसका दाएं तरफ, इसका बाएं तरफ, तो 3 टर्म राइट, और समझ में आ गया होगा ये 2 एप्सिलॉन नॉट ए, हर जगह इग्नोर मार देते तो काम चल जाता। चलो, तो पहली इक्वेशन 2 एप्सिलॉन नॉट ए सबका उड़ा दिया, Q1 माइनस Q1, Q1 प्लस Q2 प्लस Q माइनस Q2 कट गया, तो Q1 की वैल्यू आई Q1 माइनस Q2/2। दूसरे में यहां सॉल्व करो, वैसे सिमेट्री है, कौन लगाए दिमाग, Q2 माइनस Q1/2 आएगा। तो ये Q1 माइनस Q2/2, ये Q2 माइनस Q1/2, मतलब एक दूसरे के अपोजिट आए, तो ये Q1 और Q2 मिल गए, तो बचा हुआ इधर आंसर मिल गया। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया कि ये Q1 माइनस Q1, Q1 माइनस Q1 घटाओ, तो Q1 माइनस Q1 माइनस Q2/2, 2Q1 माइनस Q1, Q1 ये बना, तो यहां आंसर आया Q1 प्लस Q2/2, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। यहां आंसर आया Q1 प्लस Q2/2, यहां Q1 माइनस Q2/2, और यहां Q2 माइनस Q1/2। और वेरीफाई करिए, इन दोनों का सम Q2 है, इन दोनों का सम Q1 है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो दरअसल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कुछ इस तरह होगा कि इन दोनों का जो एवरेज है वो आउटर सरफेस पे आ जाएगा, और सामने की सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट है, आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट है। अब जरा सोचिए, मैं इसी को दूसरे तरीके से वेरीफाई करता हूं या जस्टिफाई करता हूं, जो कि काफी बेहतर तरीका है इसके मुकाबले। पहले ये बताता हूं कि आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट ही आने थे, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0। मैं अगर गॉसियन सरफेस ले लूं कुछ इस तरह की, अब जरा इस गॉसियन सरफेस में देखिए, अगर यहां बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ऐसा होता, तो इस गॉसियन सरफेस ने, मैं इन इस पे और इस पे, इन सरफेसेस पे तो फ्लक्स आएगा नहीं क्योंकि पैरेलल है,
और इस पे तो आएगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कंडक्टर की बॉडी के अंदर है, मतलब इस पे टोटल फ्लक्स जीरो है। और अगर फ्लक्स जीरो है तो Q इनक्लोज्ड जीरो होगा, तो जितना यहां प्लस होगा उतना ही यहां माइनस होना पड़ेगा, तभी जाके इस पे फ्लक्स जीरो होना पड़ेगा। मतलब आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आएंगे। मींस एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि ये यहां अगर Q है तो यहां ये माइनस Q है, ठीक है। तो यहां ये Q1 माइनस Q है क्योंकि इस पे टोटल Q1 है, इस पे टोटल Q2 है। अब हमें इस स्मॉल q की वैल्यू चाहिए, स्मॉल q की अब हमें वैल्यू चाहिए कितनी है, तो हमें अब एक और कंडीशन चाहिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो वो कंडीशन बिल्कुल आसान है। अब दूसरा पॉइंट समझिएगा, दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि इस पे और इस पे चार्जेस आपस में बराबर है। ये मैं कैसे कह रहा हूं, अब जरा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो इन दोनों का कट जाता क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, इसका और इसका कट जाता क्योंकि इस पॉइंट पे इस Q का इधर, इस Q का इधर कट गया। तो जो इस पे आंसर आना है इसका और इसका आना है, और अगर इनको आपस में कैंसिल आउट होना है तो बराबर होना पड़ेगा, और बराबर होना है तो चार्ज को भी बराबर होना पड़ेगा। तो आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्जेस सेम है, तभी जाके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और सेम है तो वो कितने हैं, तो हमें एक पता चला ये Q है, ये माइनस Q है, ये Q डैश है, ये Q डैश है। अब जरा सोचिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, इस पे भी जीरो हो गया। इस पे कैलकुलेट करते तो इन दो का कट जाता, इन दो का कट जाता, देखें इस पे ऐसे। और अब हमें पता है कि इन चारों का समेशन Q1 प्लस Q2 है, और चारों को सम करते ये कट जाता, तो Q डैश प्लस Q डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो ये दोनों का एवरेज है। तो आप कैसे भी करिए, आपको अब ये याद रखना है कि अगर हम दो चार्जेस की बात कर रहे हैं Q1 और Q2 की, तो ये जो शीट में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, यहां पे Q1 प्लस Q2 बाय 2, यहां पे Q1 प्लस Q2 बाय 2, और यहां Q, यहां माइनस Q। और ये Q कैसे निकालेंगे, Q1 में से ये घटा देना, ये माइनस Q कैसे निकालेंगे, Q2 में से ये घटा देना। तो मैं ऐसे याद रखता हूं। और वंस अगेन वजह फिर बात कर रहा हूं कि इस पॉइंट पे निकालते, इस पॉइंट पे तो इन दोनों का कट जाता और इन दोनों का भी कट जाएगा क्योंकि इक्वल है, और अपोजिट साइड रखें। अब ये क्या तीन शीट होती तब भी ऐसा कुछ कर सकते थे? एक मिनट पहले मैं इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूं सो दैट आपको वैल्यूज होंगी तो ज्यादा समझ में आएगा। Q 3Q, तो यहां हम 2Q लेता हूं, चलो। तो यहां टोटल एवरेज जब डिस्ट्रीब्यूट करते तो इन दोनों का सम 3Q, तो 3Q बाय 2 इस पे, 3Q बाय 2 इस पे। अब यहां 3Q बाय 2 है, ये Q है, तो यहां माइनस Q बाय 2 है। ये 2Q है, 3Q बाय 2 है, तो यहां प्लस Q बाय 2। ठीक, आ गया समझ में? हाँ, जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होता तो इसका भी इधर, इसका भी इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट होता जब मैं यहां निकालूंगा तो इन दोनों का तो सम हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए इस तरफ, 2Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए इस तरफ। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो इन दोनों का फिर सम हो जाएगा, लेकिन बीच में निकालते तो इसका इधर, इसका इधर, एक ही बचता है इधर ऐसे। तो 2Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए माइनस Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अंदर जीरो। तो हम हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी जानते हैं। चलो, हाँ, मैं बात कर रहा था कि अगर ये तीन शीट होती तो क्या ऐसी हम कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं? ये जैसे अगर तीन शीट होती, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, या सॉरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो मैं ये कह रहा हूं ये अभी भी सही है कि ये Q है, Q1 है तो ये माइनस Q1 है। क्यों? ऐसी गॉसियन सरफेस लेके देखो,
और ये Q2 है, तो ये माइनस Q2 है। कैसे? ऐसी गॉसियन सरफेस लेके देखो। और अब मैं ये कह रहा हूं कि ये Q है तो ये Q है, आउटर पे अभी भी बराबर है। कैसे? इस पॉइंट पे निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है, इन दोनों का कट गया, अपोजिट है, इन दोनों का कट गया, अपोजिट है, तो इसका मतलब इसका और इसका कटना चाहिए, और इसका आंसर इधर है, इसका आंसर इधर है। कैंसल आउट होने के लिए चार्जेस बराबर होने चाहिए। और अब जरा इन सबका सम करिए, सबका सम करते तो ये कट जाता, बचता कितना? 2Q, और 2Q की वैल्यू सिग्मा Q है, तो Q की वैल्यू इन सबका एवरेज है। बस हो गया। और एक हमें आउटर मोस्ट का मिल गया तो बाकी सबका मिल जाएगा। और न्यूमेरिकल देखोगे तो बहुत ही अच्छा फील आ जाएगा। Q, 2Q, 4Q ये था। तो यहां पे चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो आएगा कुछ इस तरह, और ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बशर्ते शीट्स काफी लार्ज हो। तो 4 और 2 6 और 1 7, एवरेज आया 7Q, इसका आधा 7Q/2 इधर, 7Q/2 इधर। ये चार्ज आधा आधा दोनों तरफ बढ़ जाए तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां अपोजिट आ रहे हैं, यहां अपोजिट आ रहे हैं। तो इस पॉइंट पे निकालते, इन दो का कट गया, इन दो का कट गया, इन दो का कट गया। इस पॉइंट पे निकालते, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे भी हम यही कह सकते हैं, इन दो का कट गया, इन दो का कट गया, इन दो का कैंसल आउट हो गया। सिमिलरली इस पे, तो आधा आधा दोनों सरफेसेस पे बटना चाहिए। और हमें ये वैल्यूज पता है, ये अननोन नहीं है। Q था 7Q/2 इस पे, तो 5Q/2, सॉरी नेगेटिव का 5Q/2 इस पे, और नेगेटिव का 5Q/2 इस पे, तो पॉजिटिव का 5Q/2 इस पे, फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन ये तो 2Q था, तो इस पे कितना आया? -Q/2 आ गया, और इस पे -Q/2, तो इस पे Q/2 वेरीफाई होना चाहिए। फाइनली आंसर 7Q/2, Q/2, 4Q। तो सही करोगे तो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। तो टोटल का आधा इधर, टोटल का आधा इधर, और इक्वल एंड अपोजिट करके बांटते जाइए। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ही आसान है। ठीक, तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करना है आपको। चलो ये क्वेश्चन करो। 2 कंडक्टिंग शीट्स हैं, -Q और 4Q। ठीक है, कितनी भी थिन हो थिक हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस 2 कंडक्टिंग शीट्स हैं। लार्ज शीट मानना है आपको, ठीक है, या शीट फाइनाइट मानो, डिस्टेंस उनके बीच में काफी छोटा कर लो, या शीट इनफाइनाइट मान लो, आपकी मर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ ग्राफ, जो हमने पहले बात की थी पिछली क्लास में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। क्वेश्चन नंबर 2 में -Q, 2Q, 4Q 3 चार्जेस हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग पॉइंट पर क्या चार्ज आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ए एंड बी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के बीच में क्या है। ए बी सी प्लेट्स के नाम है। ट्राई करिए, हो जाए तो फिर देखिएगा। चलो पहला पार्ट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोनों का एवरेज, एवरेज कितना आया? 3Q, 3Q/2 इधर। एवरेज कितना आया? 3Q, 3Q/2 इधर। लेकिन इस पर -Q था, -Q था, तो -5Q/2 इधर आएगा, तो +5Q/2 इधर आएगा। और सही बात है, 5 और 3 8 एवरेज चार्ज। सही है, वेरीफाई हो रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करते इसके आंसर। तो आप सिंपली इनको एक सिंगल शीट भी मान सकते हैं। तो सिंगल शीट, तो इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप यहां निकालते हैं, 4Q का इधर, -Q का इधर, तो 4Q का उधर, -Q का इधर, तो नेट, चलो अलग से लिख देंगे, ये बना 3Q/2ε0। यहां पे भी 4Q का इधर, -Q का इधर, तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री 3Q/2ε0। यहां 4Q का इधर, Q का इधर जुड़ गए, तो आंसर आया 5Q/2ε0। ये आया। तो ये हमारे फील्ड के कैलकुलेशन है। ठीक है,
उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी कि जब हम यहां कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां क्यू है, यहां क्यू माइनस क्यू है, जब आप यहां निकालते तो डिस्ट्रीब्यूशन लेने की जरूरत नहीं। क्यों? इसका आंसर ये आता, इसका आंसर ये आता, स्मॉल क्यू वाला टर्म कट ही गया, तो ये ऐसे बिहेव किया मानो सिंगल क्यू चार्ज रखा। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है, तो मैं इस साइड को नेगेटिव मान रहा हूं, इस साइड को भी नेगेटिव, ये जगह कम पड़ गई तो मैं यहां बना लेता हूं। ये हमारा आया 5q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट e, यहां आया 3q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट e, यहां आया 3q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट e। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाते हैं। यहां पे ये आया और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ देर के लिए 0 हो गया, और फिर आया इससे इसके बीच में माइनस, ये माइनस का 5, माइनस का 3, और ये फिर कुछ देर के लिए 0 कंडक्टर के अंदर, सॉरी 0 कंडक्टर के अंदर, फिर बाहर ऐसा। तो ग्राफ बना कुछ ऐसा। तो कंडक्टर की थिकनेस अगर फाइनाइट है तो ये पार्ट बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज इनको इग्नोर कर सकते हो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना। अब पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है इन दो के बीच में, और इन दो के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट से करेंगे। तो अगर ये ए है, ये बी है, तो दिख रहा है बी का पोटेंशियल हाई है, तो वी बी माइनस वी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ आ जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 5q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए, गैप कितना है? d का। तो b का पोटेंशियल हाई है a के मुकाबले, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ये अपना काम खत्म हो गया। चलो क्वेश्चन 2 देखें अब। हाँ, क्वेश्चन 2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं, एवरेज निकालो दोनों का, और ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करना। एवरेज आएगा 6 और 1 5q, तो इधर आया 5q बाय 2, इधर आया 5q बाय 2, इधर आया माइनस 7q बाय 2, इधर आया 7q बाय 2, इधर आया माइनस 3q बाय 2, इधर आया 3q बाय 2। और वेरीफाई हो रहा है? बिल्कुल सही। तो ये पहला पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहां पे इस 2q का इधर, 4q का इधर, और माइनस q का भी इधर, सभी जुड़ गए। तो 7q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां जब निकालते तो 4q का इधर, 2q का इधर, कट के 2q बचा, एक q ये जुड़ गया, तो ये 3q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बाहर निकालते तो सबका जुड़ता 5q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए, बाहर निकालते सबका जुड़ता 5q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पूछा हमसे इन दोनों के बीच का है, तो a और b के बीच का 7q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए लेफ्ट, b और c का 3q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए लेफ्ट। a और c के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो बिल्कुल आसान, ए से चलना चालू करो, सी पे पहुंच जाओ। तो वी ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट गए तो बढ़ेगा, और कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इतना पोटेंशियल बढ़ गया। तो 7q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। दरअसल अब हम बी पे पहुंच गए हैं, तो बी का पोटेंशियल मिल गया, लेकिन यहां तो पोटेंशियल चेंज होगा नहीं, कांस्टेंट है। अब फिर से यहां बढ़े गई क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट गए, और कितना बढ़ा? 3q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू 2d। ये गैप 2d है, ये गैप d है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट d गए, दिस इंटू d बढ़ा, अगेंस्ट 2d गए, दिस इंटू 2d बढ़ा। यहां कोई चेंज नहीं आना, और हम कहां पहुंच गए? c पे। अब जो भी पूछा है va माइनस vc पूछा है, तो ये वाला 6 और 7 13 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू क्यू डी का नेगेटिव, ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो उम्मीद है आपको डिस्कशन समझ में आया होगा। खासकर इनिशियली जो थोड़ा ट्रिकी डिस्कशन था, जहां थ्योरेटिकल ज़्यादा था, खासकर हम कैविटी की बात कर रहे थे कि कैविटी में चार्जेस वार्जेस कैसे आएंगे। तो एक बार मैं पूरे कॉन्सेप्ट को एक साथ शॉर्ट में रिकॉल कर देता हूँ। पहला हमने पढ़ा कि अगर आइसोलेटेड होता तो इस पर सिग्मा आता और सिग्मा 1/r पे डिपेंड करता, इलेक्ट्रिक फील्ड आता Q सिग्मा बाय एप्सिलॉन, जस्ट आउटसाइड द सरफेस, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमने देखा कि अगर इसमें कोई कैविटी आ गई तब भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो पक्का जीरो है और यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो बाहर के चार्ज को, असर को काटने का काम कौन कर रहा है? आउटर सरफेस। लेकिन अगर इस कैविटी में कोई चार्ज रखा होगा तो उसकी फील्ड लाइन तो आएंगी, तो लेकिन इसके असर को इनर सरफेस काट देगी, तो ये यहीं रुक जाएगा। और बाहर का जो आएगा वो बाहर का चार्ज और बाहर की सरफेस आपस में खेलेंगे, तो ये आया। मींस ये डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन इस पे डिपेंड करेगा। और अगर ये Q है तो यहां -Q आएगा, तो वो +Q बाहर भी अपीयर होगा। और इसी की मदद से हमने शेल्स में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किए कि यहां Q आया। शेल्स में और शीट में दोनों में एक खास बात कॉमन थी कि आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट थे। ठीक है, तो यहां पे जैसे Q 2Q 3Q था, तो ये 3Q 2Q 3Q यहां दरअसल 0 है, ये Q इधर है, तो यहां -Q, 2Q था तो यहां 3Q, यहां -3Q, यहां 6Q। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थे। और लास्ट हमने देखा शीट का, और शीट के लिए अगर शीट को नॉर्मली छोड़ दिया जाए तो आधा आधा चार्ज दोनों पे आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड Q/2ε0 है। लेकिन अगर सिग्मा दिया जाए तो ये सिग्मा 2 बार आ गया तो चार्ज ही आपका डबल हो गया, तो फॉर्मूला आपका कुछ ये बना। जबकि सिंगल शीट जिस पे चार्ज Q या सिग्मा था, सिंगल शीट, उसका आंसर ये था और ये था, दोनों में 2 नीचे आया था। अगला डिस्कशन हमारा आया कि अगर शीट को आपस में एक दूसरे के बगल में रख दिया जाए तो आउटर मोस्ट पे सिग्मा Q/2, आउटर मोस्ट पे सिग्मा Q/2, आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट, आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन वही जो हमारे पुराने थे। पोटेंशियल के कैलकुलेशन E.dr से होंगे। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था और ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट पार्ट था। ठीक है, एनर्जी के कैलकुलेशंस हम कैपेसिटर में पढ़ेंगे। जो टर्म आएंगे, 2 नए टर्म आपको अभी भी आ सकते हैं, 12ε0 E², दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ये हम कैपेसिटर में मैं डिफाइन करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होती है, किस फॉर्म में स्टोर होती है। तो इसे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट से हटा दिया, ये हम कैपेसिटर में डिस्कस करेंगे। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट हम इसमें पूरा डिस्कस कर चुके हैं। कोशिश करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आप शॉर्ट नोट्स काफ़ी अच्छे, खासकर कंडक्टर के, वैसे सभी के बनाने चाहिए। जितने आपने फॉर्मूलेज पढ़े हैं, लाइन का, रिंग का, शेल का, सभी के फॉर्मूले एक जगह लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड के, पोटेंशियल के, अलोंग विद देयर ग्राफ्स। और थ्योरी में कंडक्टर की थ्योरी, गॉस लॉ की थ्योरी। ठीक है, तो उम्मीद है ये मैराथन टॉपिक समझ में आया होगा। और ये टॉपिक ऐसा है कि ये टॉपिक लगभग एक तरफ, बाकी सिलेबस एक तरफ। बाकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में रफली उतना ही टाइम लगता है जितना अकेले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगता है। ठीक है, तो ये अच्छे से हो जाता है तो बाकी टॉपिक बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।